नमस्कारम दोस्तों, मैं हूं अनूप और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल नो मोर विथ अनूप में। बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बनाने का मन किया और आज की वीडियो का टॉपिक होगा हाल में ही हुए हमारे देश में चुनाव। ठीक है, तो दोस्तों आप सबको पता ही है कि 4 राज्यों और एक हमारे केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में। तो ये 5 चुनाव हुए हैं। लेकिन अगर हम 4 राज्यों की बात करें, पुडुचेरी को छोड़ दें, तो ये 4 जो चुनाव के जो नतीजे आए बहुत ही ऐतिहासिक रहे। ऐतिहासिक किन संदर्भों में रहे, इसी पर चर्चा हमारी आज का टॉपिक है। तो एक एक करके आइए हम उन विषयों पर बात करें, उन टॉपिक्स पर बात करें, उन राज्यों पर बात करें। तो सबसे पहले हम नीचे से शुरुआत करते हैं, दक्षिण भारत से। तो सबसे पहला राज्य आपको पता है कि तमिलनाडु में चुनाव था। तमिलनाडु का चुनाव बहुत मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक रिजल्ट लेकर आया और इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अभी तक दोस्तों तमिलनाडु जो है द्रविडियन आइडियोलॉजी से ओतप्रोत रही है ना। और अभी तक वहां पर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर की जो पार्टियां हैं, जैसे कि कांग्रेस होगी और भाजपा होगी, उन्होंने अपनी पैठ उस तरीके से बना ही नहीं पाई। शुरुआत में कांग्रेस का रहा, बट जैसे ही पेरियार लेड द्रविडियन मूवमेंट आया और जहां से वो आर्य द्रविड़ वाला डिवाइड शुरू हुआ, जिसका प्रभाव सबसे ज्यादा तमिलनाडु में ही दिखता है, उसके बाद से डीएमके और एआईडीएमके, इन दोनों ही पार्टियों का दबदबा रहा। ये वहां की राजनीति में खेलते रहे, कभी इधर आया सत्ता तो कभी उधर आया। तो विगत 2 बार से वहां पर डीएमके की सरकार बनी हुई थी, जिनमें आपको पता है कि स्टालिन जो थे वहां पे चीफ मिनिस्टर थे। पर इस बार ट्विस्ट क्या आया कि एक नई पार्टी बनी, और नई पार्टी बनी टीवी के नाम से। किसकी थी आपको पता ही होगा, फिल्म स्टार जोसेफ विजय की। विजय जाते हैं ना, थलापति विजय जिनको हम कहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और पार्टी बनी, और आपने देखा कि वहां पर टीवी के ने बहुत ही लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल की। हालांकि उन्हें बहुमत नहीं मिल पाया, उसके लिए उनको कोलैबोरेशन में जाना ही पड़ा। कांग्रेस ने भी उन्हें सपोर्ट दिया और डीएमके के भी बहुत सारे जो एमएलएज हैं उन्होंने सपोर्ट किया है, और तब जाकर उनकी सरकार अभी बन पाई है। तो मिलीजुली सरकार बनी है, लेकिन ज्यादा शेयर टीवीके के पार्टी मेंबर्स का है और टीवीके का है। तो ये क्यों मैं इसे ऐतिहासिक बोल रहा हूं दोस्तों, वो इसलिए क्योंकि पहली बार द्रविडियन आइडियोलॉजी से ऊपर तमिलनाडु की जनता उठी है। मतलब अब तक ये होता रहा है ना कि द्रविडियन आइडियोलॉजी ही वहां के पॉलिटिक्स का बेस रहा है, वहां पर पावर सेंटर रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि द्रविडियन आइडियोलॉजी से उठकर उन्होंने किसी और दूसरी पार्टी को जिताया है। और जहां तक मैंने जोसेफ विजय के जो वो सुने हैं, जो रैलियों में उनके भाषण सुने हैं और उनको समझा है, तो उसमें वो दो उनका स्टैंड एकदम साफ है। एक तो वो एंटी बीजेपी है, दूसरा एंटी डीएमके है और एआईडीएमके है। मतलब दोनों ही स्थितियों में एंटी डीएमके है, मतलब वो द्रविडियन आइडियोलॉजी के साथ भी नहीं खड़े और बीजेपी के जो कोर हिंदूवादी जो आइडियोलॉजी है उसके साथ भी नहीं खड़े हैं। तो वो कहीं बीच कहीं खड़े हैं, और इतने में ही उन्हें सपोर्ट मिल पाना ये बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि वहां की जनता के साइकी में एक शिफ्ट आ रहा है, जो उस जो कहना ना क्षेत्रवाद की या क्षेत्रीयता की राजनीति से ऊपर उठने का एक संकेत दे रही है। तो इस मायनों में मैं तमिलनाडु के चुनाव को और टीवीके के जोसेफ विजय के जीतने को और उनके सीएम बनने को मैं इस वजह से ऐतिहासिक कह रहा हूं, क्योंकि ये शिफ्ट आना शुरू हो गया है। जो आगे अगर बीजेपी अगर कैश करना चाहे तो इसे अलग तरीके से अन्नामलाई के साथ बुना सकती है। दोस्तों कुछ नहीं कहा जा सकता, आप बंगाल के केस में भी देखिए, है ना, कि आज से 5 साल पहले 10 साल पहले आप इमेजिन नहीं कर सकते थे कि बंगाल के साथ क्या हो सकता है, पर आज देखिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि हाँ, हालांकि बीजेपी का परफॉर्मेंस इस बार डाउन गया, और कारण भी बहुत सारे। अन्नामलाई को साइडलाइन किया, वो नहीं चाहते थे अन्नामलाई की एआईडीएमके के साथ हम कोलैबोरेशन में रहें, गठबंधन बनाए, बट बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से इस बार भाजपा का परफॉर्मेंस वहां पे गया। लेकिन हू नोस, भविष्य में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आपको पता है कि जो इस हिसाब से अमित शाह और पीएम मोदी जो है प्लान करते हैं, हो सकता है नेक्स्ट जो चुनाव आए उसके लिए उनके पास कोई मास्टर स्ट्रोक हो, पश्चिम बंगाल जैसा। तो इस मायनों में मैं तमिलनाडु को यहां पर रखता हूं। आगे बात करते हैं हम केरल की। केरल में दोस्तों हालांकि एलडीएफ की सरकार, यूडीएफ की सरकार शायद बनी है, एलडीएफ की सरकार शायद वहां पे थी
विगत 2 बार से, पर उसको हराकर इस बार जो है कांग्रेस और लेड जो एक और मुस्लिम लीग लेड और कुछ और पार्टियों लीग गठबंधन था, उसने वहां पर जीत हासिल की और डीवीडी सतीशन जो है वहां पर चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, लेकिन वहां पर ऐतिहासिक मैं इसलिए कह रहा हूं, हालांकि वहां पे भाजपा तो नहीं जीती, कांग्रेस जीती है। और कांग्रेस के बारे में हमारे जो विचार है उस हिसाब से आप बोल रहे होंगे कि क्यों ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक बोलने का कारण मेरा ये है कि केरल ही एक ऐसा राज्य था जहां पर लेफ्ट की सरकार रूल कर रही थी, और अब कांग्रेस के जीतने के बाद लेफ्ट की सरकार भारत में कहीं भी नहीं है, और ये माना जा सकता है कि अब भारत में लेफ्ट आइडियोलॉजी का अंत हो गया है। वो अब हाशिए पर जाना ही जाना है, क्योंकि उसके बाद वापसी है नहीं, मुझे नहीं लगता। तो ये चीजें वहां पर केरल में हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि वहां पर भाजपा को भी 3 सीटें मिली हैं, इससे पहले वहां पर वो जीत ही नहीं पाई थी। इस तरीके का परफॉर्मेंस रहता था, बट इस बार वहां पर भी कमल खिला है। तो ये भी एक नया संकेत है कि लोग वहां पर भी जो लेफ्ट की आइडियोलॉजी है ना, जो कम्युनिज्म है, जो एक तरीके से नक्सल सेंस मतलब सपोर्टिंग जो एक साइकी है, वहां से भी वो ऊपर उठ रहे हैं। तो ये जो एक लिबरलाइजेशन है जो निगेटिव है काइंड ऑफ, क्योंकि लेफ्ट वालों का आपको पता ही है ना, तो वो उस तरीके की आइडियोलॉजी से भी वो ऊपर उठे और उन्होंने कांग्रेस को मौका दिया, इस गठबंधन को मौका दिया। तो इस मायनों में केरल की भी जो गवर्नमेंट बनी है, या केरल में भी चुनाव के जो नतीजे आए हैं, वो ऐतिहासिक है। अब आइए 2 राज्यों की बात करते हैं, एक तो असम और पश्चिम बंगाल। खैर, असम की बात तो ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि असम में जिस तरीके से हेमंता विश्व शर्मा जी ने जो अपना दिखाया है, काम किया है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी और जिस तरीके का बोल्ड वो एक स्टैंड रखते हैं, है ना, मुस्लिम कट्टरवाद को लेकर हो या घुसपैठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर हो, तो इसमें उनकी कोई बराबरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाजपा में योगी आदित्यनाथ को छोड़कर और कोई इस तरीके का स्टैंड लेने वाला नेता आपको दिखे। तो वो अपने आप में बहुत ही कद्दावर है, और वहां पर जैसा एक्सपेक्टेड था उसी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से वहां पे नतीजे आए हैं। तो हेमंता विश्व शर्मा जी की जीत हुई, तो ऐतिहासिक है, क्योंकि ना 3 साल हो गया एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी वहां पर अगर कोई सरकार रिपीट करती है तो डेफिनेटली वहां पर एंटी इनकम्बेंसी का वैसा कोई असर नहीं था, और ये असम में सिद्ध हो गया। और बीजेपी की एक खासियत रही कि जहां पर भी वो सरकार में आती है वो रिपीट करती है, उसकी रिपीट वैल्यू बहुत है। ठीक है, तो अब आइए बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो लैंडस्लाइड विक्ट्री हम वहां पर कह सकते हैं भाजपा की। और इस जीत को हासिल करने के लिए कितने सालों का जो प्रयास था अमित शाह जी का, या है ना मोदी जी का, या और उनकी पार्टी के लीडर्स का, साथ ही साथ आरएसएस का। मुझे नहीं लगता कि इस बार अगर आरएसएस का सपोर्ट उनको, मतलब मैं कह सकता हूं कि जहां जहां पर भी उनकी इस तरीके से जीत हुई है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद, उसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं का, आरएसएस का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्योंकि है ना, ग्राउंड में जो आप जाकर जो संवाद करते हैं ना लोगों के साथ, जो एक अपना तो दिखाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। रैलियों में भाषण देने से, मंचों से भाषण देने से चुनाव नहीं जीते जाते भाई। लोगों के साथ एक कनेक्ट करना पड़ता है, और कनेक्शन आता है आरएसएस के थ्रू। और साथ ही बीजेपी के भी के कार्यकर्ताओं में भी आरएसएस की वो छवि दिखती है, क्योंकि वो भी ग्राउंड में काम करना पसंद करते हैं। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से इस चुनाव को प्लान किया, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पे दी, कि फोर्स जिस तरीके से भेजे, क्योंकि हमें पता है पिछले चुनाव में कि वहां पर कितनी हिंसाएं होती हैं, बूथ कैप्चरिंग होती हैं, है ना, मास वोटिंग होती है, फेक वोटिंग होती है, जिसकी वजह से ही शायद पिछली बार वो जीत पाया। अदरवाइज आप इमेजिन कर सकते हैं अगर फ्री फेयर वोटिंग होती तो शायद पिछली बार ही बीजेपी की सरकार बन जानी थी। बट दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, और इस बार बीजेपी की सरकार बनी, और मतलब ऐतिहासिक रूप से सरकार बनी, और शुभेंदु अधिकारी जी जो हैं अब वहां के सीएम बन गए हैं। और जब से वो सीएम बने हैं भाई, क्या ताबड़तोड़ फैसले पे फैसले आ रहे हैं। आपको पता है ना कि बांग्लादेश की स्थिति कैसी थी, सबसे गंदी स्थिति बांग्लादेश की थी, दूसरा कश्मीर जैसा स्थिति है वहां पे, है ना। खासकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिस तरीके से उन्होंने वहां पर जगह दी है, और उनको जिस तरीके से एम्पावर किया है, और जिसकी वजह से वो पूरी कम्युनिटी को उन्होंने इस तरीके से एम्पावर कर दिया था कि जैसे हम ही हैं यहाँ पे। और हिंदुओं की
जैसी स्थिति थी वहां पे आप इमेजिन नहीं कर सकते दोस्तों। आप शायद न्यूज में सुनते रहे होंगे, अगर आप फॉलो करते हैं जियोपॉलिटिक्स या इंडियन पॉलिटिक्स तो आपने देखा भी होगा कि किस किस तरीके के केसेस वहां पे होते। संदेश खाली एक एग्जाम्पल है जहां पर है ना, वो जो शेख शाहजहां है ना, उसके गुंडे वो सारी चीजें, वहां की हिंदू औरतों को, हिंदी महिलाओं को घर बुलाते थे, सेक्सुअल उनके साथ उनको मोलेस्ट करते थे। ऐसी ऐसी चीजें वहां पर होती रही हैं हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ। जमीन जब्त कर लिए जाते थे, हर कुछ भी कटबनी हो गया या फिर पैसे मांगे की उगाही हो गई, ऐसी स्थिति थी। इस स्थिति से अब उबरने की बारी है और शुभेंदु अधिकारी इन सभी पर अब शिकंजा कसने वाले हैं। आरजीकर सुनने में आ रहा है, आरजीकर केस को फिर से खोला जा रहा है और वहां पर जो जो कल्प्रिट्स हैं, जिसमें बहुत सारे पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल हैं, उन सब पर कार्रवाई होने वाली है। शेख शाहजहां तो है ही, उसकी लगभग 10 करोड़ की प्रॉपर्टी भी लगभग जब्त कर ली गई है। और जो जो जहां से भी ये पैसे की उगाही या करप्शन के जो इन्होंने कहना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन संगठन को रखे थे, उन सब पर इन्होंने गाज गिराई, सबको बंद किया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आंतरिक सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए बीएसएफ को अब वहां पर लगभग 600 एकड़ जमीन जो है वो उन्हें हैंडओवर करने की तैयारी चल रही है। और इसके लिए उन्होंने 45 दिनों की मोहलत दी है, का टाइम दिया है कि वो सारी जो कागजी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी हो, हैंडओवर बीएसएफ को कर दिया जाए। और फेंसिंग की जो बचा हुआ काम था, जो ममता दीदी के राज में नहीं हो पा रहा था, उनके एजेंडे के चलते वो अब होने को है। तो दोस्तों अब बहुत सारी बातें हैं, ज़्यादा बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरा आज का जो वीडियो बनाने का उद्देश्य था वो यही था कि हम बात कर सकें कि क्यों ये चुनाव नॉर्मल चुनाव नहीं थे। चाहे हम साउथ के दोनों स्टेट्स की बात करें या फिर हम असम और पश्चिम बंगाल की बात करें, ये अपने आप में ऐतिहासिक है दोस्तों। और ये दिखाता है कि भारत एक तरीके के रेनेसां के दौर से गुजर रहा है। कहीं पर प्रो है, कहीं पर थोड़ा स्लो है, लैग कर रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे लगता है कि इंडिया का फ्यूचर जो है ना, और इंडिया का जो एक कल्चरल इम्पैक्ट है वो पुराना वाला, मुझे लगता है दोस्तों वो शायद आने को है और हम शायद उसके गवाह बन सके। हो सकता है कि हमारे रहते रहते हम वो चीज देख पाए कि भारत फिर से वही महानता हासिल करेगा जो कि इस समय में हमारे चक्रवर्ती सम्राटों के दौर पे था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया पर राज करेंगे, पर हम अपनी अस्मिता पर गर्व करना सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो चेंज है, मैं नहीं इसे हिंदुत्व के साथ जोड़ रहा हूँ, सनातन गौरव के साथ जोड़ रहा हूँ, वो तो जुड़ा ही हुआ है, उसकी बोलने की बात मैं इसको भारतीयता के साथ भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि वही तो भारतीयता का एक एसेंस है ना। तो मुझे लगता है कि वो जो एक कल्चरल रेनेसां है हम देखने वाले हैं दोस्तों, हम देखते हुए जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ प्लीज़ अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो नमस्कारम, वंदे मातरम।